दोस्तों आज का एपिसोड बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि गोल्डन फिंच, स्टार फिंच, आउल फिंच कहते हैं जिसको, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि लोगों को ये देखने में फिंचेस अच्छी लगती हैं और कुछ लोग इनको पालना पसंद करते हैं। तो ये भारत में कौन लोग आसानी से पाल सकते हैं और इसका कहाँ से बिलोंग है वो सब बताएंगे और इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस के बारे में भी बताएंगे। अब दोस्तों गोल्डन फिंच कहूँ या स्टार फिंच कहूँ जो आगे देखेंगे हम, या आउल फिंच आप लोग कहते हैं, या लॉन्ग टेल फिंच, ये सभी ऑस्ट्रेलिया की तटीय इलाकों में रहने वाली फिंच है। गोल्डन फिंच खास करके, स्टार फिंच और लॉन्ग टेल फिंच जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट पे रहती है। तट पे रहती है तो इसका मतलब कि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ऐसे जो भी इलाके हैं जहाँ पर समुद्री इलाका है, उन लोगों के लिए भारत में ये बर्ड रखना कंपैरेटिवली इजी है कंपेयर टू गुजरात के जो अहमदाबाद के लोग हैं। राजस्थान के लोग तो बिल्कुल भी इसको नहीं पाल सकते, या आप कह लीजिए कश्मीर के लोग हैं वो नहीं पाल सकते, क्योंकि दोस्तों इनके टेम्परेचर को बड़ा ही मेंटेन करना रहता है। तो आज सब कुछ इस ब्रीड के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपको यूट्यूब पर इतना डिटेल में जानने को मिले। अब स्टार फिंच और आउल फिंच आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। 5 साल पहले हमारी ओरिजिनल चैनल जो पेट गुरु थी, उसको जब मैंने स्टार्ट किया था तो पेट शॉप्स पे मुझे इसमें से आउल फिंच और गोल्डन फिंच देखने को मिलती थी। तब भी उसका प्राइस 4,500 था और आज भी उसका प्राइस 4,500 है। अंडे तो दोस्तों ये 5 से लेकर 8 के बीच में देती है सारी फिंचेस। कोई 5 देती है, कोई 7 देती है, कोई 8 देती है। मैं सबका एक साथ बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों क्या वजह है कि इनका प्राइस कम नहीं हो रहा? दोस्तों इनका ये वजह है कि इनकी जो ब्रीड है वो लेना बड़ा मुश्किल है, खास करके भारत के दूसरे इलाकों में। ये ब्रीड जो है कलकत्ता, या आप कह लीजिए मैंने मुंबई अभी विज़िट की, वहीं पर ये वीडियो बनाया है, तो वहाँ तो ये अच्छे से रह लेती है, वहाँ तो ये अच्छे से ब्रीड भी कर लेती है, बिकॉज़ वहाँ पर ना बहुत ठंडी होती है ना ही बहुत गर्मी होती है। और इनको सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों पे रहती है, मतलब कि समुद्र किनारे पर रहती है, तो उनको वैसा ही वेदर चाहिए जो इनको आप कह लीजिए गोवा में मिलेगा, ये इनको केरला में मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा। जो तटीय इलाके हैं, मतलब भारत का जहाँ भी तट आता है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जगह पर जैसे ही आप तट से जितनी दूर जाएंगे उतना इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। इसी के लिए दोस्तों इनकी फोस्टरिंग करवाई जाती है इस बेंगलाइज सोसाइटी फिंच से। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, बंगाली फिंच जो है इंग्लिश लोगों ने इनका नाम दिया था। एक्चुअल में बंगाली करके एक प्रांत जापान में भी हुआ करता था, जहाँ से इस फिंच का नाम रखा गया और ये इसको सोसाइटी फिंच भी कहा जाता है। और ये कंपैरेटिवली दूसरी फिंच से बहुत मजबूत होती है, मरती नहीं है। और ये मेल मेल फीमेल फीमेल भी जोड़ा लगा के अंडे डायरेक्टली रख देते हैं तो जोड़ा बना लेती है। तो इसकी फोस्टरिंग से इसकी ब्रीड लोग करवाते हैं। अब चलिए फिर से हमारी फिंचेस के ऊपर आ जाते हैं। खूबसूरत बेंगालाइज फिंच का दोस्तों प्राइस अलग अलग जगहों पर अलग अलग रहता है। जनरली वो है 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में रहता है। और गोल्डन फिंच का प्राइस तो मैंने पूरे भारतवर्ष में देखा 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में रहता है। फिर क्वालिटी और कलर्स और साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब दोस्तों इनका ब्रीड लेना जो है जितना दूर जाएंगे उतना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि अगर मुंबई से मैं अभी ख़रीद के इनको ले आता तो वो कुछ दिन तो अच्छी रहती, लेकिन अहमदाबाद का टेम्परेचर में फ्लक्चुएसन ज़्यादा है। अगर दोपहर को हमारे यहाँ 45 डिग्री होता है टेम्परेचर, और अगर बारिश गिर जाती है शाम को तो वो टेम्परेचर 32 डिग्री चला जाता है, मतलब कि फ्लक्चुएसन 13 डिग्री का है। तो ये बर्ड ये नहीं सह पाते। तो इसके लिए या तो एनक्लोजर आप ऐसा बनाइए कि जिसमें आप सब कुछ रख सकें। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर आप एनक्लोजर बना सकते हैं। अब दोस्तों ये इसी वजह से इनका प्राइस कम नहीं हो रहा है सालों साल, क्योंकि ब्रीड जो है वो भारत के कुछ ही इलाकों में कर रही है, और वो भी उसमें भी मोर्टालिटी रेट ज़्यादा रहता है। अगर 8 अंडे दिए हैं तो बच्चे 6 निकलेंगे, और ये खुद अच्छे पेरेंट्स नहीं होते हैं, मतलब खुद बड़े इतने फीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे बड़े नहीं होते।
अब ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट पे रहते हैं, तो इनको दोस्तों खास करके ह्यूमिडिटी चाहिए, और कम से कम ह्यूमिडिटी आपके इंक्लोजर में 50% होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप इसकी कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो इनके लिए डेडिकेशन आपको काम करना होगा, चाहे आप भारत के किसी भी इलाके में रहते हो, बिकॉज इस स्मॉल फिंच पे काम करना एक एक्सपर्टीज नॉलेज का काम है। आपको इनको एक एंक्लोजर देना होगा जहां से इनको सनलाइट भी मिले। सनलाइट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंक्लोजर इनके लिए ऐसा होना चाहिए कि इसमें सनलाइट के साथ 50% का ह्यूमिडिटी लेवल टेम्परेचर मेंटेन हो। अब 50% आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप कूलर नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपको डीफोगर आपको अमेज़ोन पे मिल जाता है, 2 से 3 डीफोगर लगाने पड़ेंगे रूम की साइज़ के हिसाब से। जितना बड़ा इंक्लोजर उतने ज़्यादा डीफोगर आपको लगाने पड़ेंगे, और कम से कम 40 से लेकर 50, तो कम से कम 40% तो आपको ह्यूमिडिटी का लेवल बरकरार थ्रू आउट द ईयर रखना होगा। और ये ज़्यादातर ठंडी में ब्रीड करती हैं। आप कहेंगे सब सितंबर से लेकर ये फरवरी के बीच में जो है वो ब्रीड करती है। अक्टूबर से फरवरी के बीच में ये जो है ब्रीड करती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तब ठंडी का थोड़ा सा मौसम रहता है, और ये सुहाने मौसम में बर्ड को दूर तक जाना, और धान खरीदेंगे तो नहीं, ये खरीदेंगे कहाँ से, चुनकर बच्चों को खिलाना अच्छा रहता है, क्योंकि तब सबसे ज़्यादा बारिश हो चुकी होती है और धान लहरा रहे होते हैं, और ये वहाँ भरपूर खाना होता है, तो ये सीज़न ये सिलेक्ट करते हैं। बाकी कैपेटिव कंडीशन में पूरे साल आप लोग इनकी ब्रीड करवा सकते हैं। ये बेंगलाइज सोसाइटी फिंच है जो जापान से है। अब दोस्तों टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर इनको चाहिए दोस्तों बहुत फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। इनको टेम्परेचर जो है वो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन रेफरेंस लिया, वहाँ लिखा गया था 70 फ़ारेनहाइट, मतलब के तकरीबन 22 से 25 डिग्री के बीच में इनको टेम्परेचर चाहिए। मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो ये पूरे साल आपको मेंटेन करना होगा। तो जब सर्दियाँ आती है और टेम्परेचर आपका 20 से नीचे होने लगता है तो आपको हीटर लगाना होगा। ऑटोमेटिक हीटर के लिए भी काफ़ी चीज़ें अब अवेलेबल है अमेज़ोन पे, तो ऑटोमेटिकली हीटर चालू हो जाएगा। वो आपने सेट कर दिया कि भाई 25 डिग्री होते ही वो हीटर बंद हो जाएगा, और 22 डिग्री होते ही हीटर 20 डिग्री होते ही हीटर वापस चालू होगा। तो ये एक इंक्लोजर पूरी तरीके से आपका बन गया, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर का भी काम हो गया। अब गर्मियों में कैसे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो आप या तो कूलर रख सकते हैं, पर इनको डायरेक्टली हवा नहीं लगनी चाहिए, या आप एसी का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन फिर अगेन डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। और उसमें भी ट्रिप होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री 20 से 25 डिग्री के बीच में, 22 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इतना सारा करने के बाद जब कोई ब्रीड लेगा तो इसका प्राइस लाजमी सी बात है कि कम कहाँ से होगा, इतनी मेहनत लगती है इसकी ब्रीड करवाने में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर आप इसकी कॉलोनी लगाना चाहते हैं तो आप इन सभी फिंचिस को जो है एक साथ रख सकते हैं। गोल्डन फिंच, कट थ्रोट फिंच, लॉन्ग टेल फिंच और आउल फिंच, ये चारों को एक साथ कॉलोनी में रख सकते हैं। वो आराम से रहते हैं। इवन जंगली अवस्था में भी ये एक साथ रहती हैं। 1000 से 2000 के झुंड में मिनिमम रहती है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों बताना चाहूँगा, सारे बर्ड्स जो है वो वीक होते हैं म्यूटेशन में, तो आपको इनको खाना देते हुए बहुत ख्याल रखना है कि ये खाना जो है इनका वेस्टेज हटा लो तुरंत ही, वरना बैक्टीरिया की वजह से वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होंगी और बीमार भी हो सकती है। इनकी डाइट का 30% जो है दोस्तों हिस्सा वो सीड्स रहता है, और बाकी का 70% जो है वो आप हरी सब्जियां हैं वो 30% रहती है, और 40% जो है स्प्राउट्स भी है। और इसमें से स्टार फिंच और जो लॉन्ग टेल फिंच है वो तो कीड़े भी खाती है, लाइव वॉर्म्स वगैरह भी खाती है। गोल्डन फिंच हालांकि कम खाती है, नहीं इतनी खाती। तो ये वेराइटीज़ ऑफ फूड इनको आप अवेलेबल देंगे, मार्केट में रेडीमेड मिलता है, तो भी इनकी ग्रोथ प्रोटीन वगैरह की वजह से बहुत अच्छी होगी। शाइनिंग कलर होंगे, और ख़ास करके मल्टीविटामिन्स और मिनरल और ख़ास करके कैल्शियम इनको बहुत देना है, तो इसके एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आपको देने होंगे। और ग्रीट देना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग ग्रीट नहीं देते, ग्रीट के ऊपर बहुत डिटेल में हम एपिसोड बनाएंगे। ग्रीट देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि क्यों इसके प्राइस कम नहीं हो रहे। बहुत खूबसूरत लगती है फिंच, और ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध भी लगा दिया है इन फिंचिस का बाहर एक्सपोर्ट करना। हालांकि काफ़ी बर्ड का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, लेकिन ये सालों पहले ही दूसरे देशों में जा चुकी है, जहां उसके काफ़ी कलर निकल चुके हैं, जिसमें से कुछ कलर आप सामने की ओर देख रहे हैं। अगर कोई और जानकारी चाहिए कमेंट करिएगा। मैंने सारी जानकारी जो है ऑनलाइन रिसर्च करके इकट्ठा की है। मैं
मैंने कभी भी गोल्डन फिंच नहीं पाली है, ये कहना चाहूँगा। हमारे दोस्त सलीम भाई ने पाली थी, लेकिन कुछ निजी वजहों से एक उसमें से मर गया। और यहाँ पर एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ये सजेस्ट किया गया कि आप पेयर बाय पेयर पेयरिंग कर रहे हैं, इसकी जगह अगर कॉलोनी में ब्रीड करवाएंगे तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। बिकॉज ये कॉलोनी बर्ड है, फाइट कम करती है, बट घोंसले थोड़ी दूरी पर लगाइए, ऊंचाई पे लगाइए, ताकि ये घोंसले अच्छे से पकड़ सके। और जावा बर्ड की ब्रीडिंग के बारे में आपको जानना है तो हम कलकत्ता गए थे, वहाँ बब्बूदा को 35 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास फिंचिस छोटी से लेकर इनके पास मकाओ बर्ड की ब्रीडिंग तक है। तो वो इंसान से बेटर आपको जावा के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो जाकर ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये कैसा लगा एपिसोड, ऐसे एपिसोड आपको हर हफ्ते में या हर 10 दिन में पेट गुरु अज्जू भाई चैनल पे मिलते रहेंगे। तो लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए और घंटी की में ऑल ऑप्शन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।